आर्किटेक्चर भी बड़ी वास्ट फील्ड है। एक क्रिएटिविटी है, एक टेक्निकल नॉलेज है, वो करना चाहिए जो अंदर से, जिसको आप एंजॉय करते हैं। डिज़ाइन की बेसिक सेम रहती है, ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है, कम नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राकिब और आज हम सर अख्तर रसूल के साथ हैं। ही इज़ अ renowned architect from UET Lahore. He is also a visiting faculty member there. और आफ्टर मैनी डेज हमारा आपके साथ लाइव सेशन है। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल, ग्लैड टू हैव यू हियर। हमारा लाइव सेशन स्टार्ट है। आप में से किसी के पास कोई भी सवाल है कमेंट में डाल दें। वी आर लाइव फ्रॉम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड जूम। अच्छा सर, ऑलरेडी वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस हियर, तो लेट्स स्टार्ट विद देम। यस प्लीज। ये हमारे पास आरिफ वहीद फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सर, आई वांटेड टू नो व्हिच इंस्टीट्यूट इज़ बेस्ट इन लाहौर फॉर स्टडीइंग आर्किटेक्चर। सबसे पहले तो ये है कि आर्किटेक्चर एक ऐसी फील्ड है जो बहुत प्रैक्टिकल किस्म की फील्ड है। हम इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा बुक्स पे फोकस नहीं करवाया जाता। नो डाउट थ्योरी साथ होती है, एक्चुअली फोकस होता है कि हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखें। और आर्किटेक्चर भी बड़ी वास्ट फील्ड है। इसके अंदर सिर्फ हम बिल्डिंग डिज़ाइनिंग नहीं सीखते हैं, इसमें ह्यूमन बिहेवियर्स पढ़ते हैं, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर जो एक्सपीरियंस करना है वो ह्यूमन ने करना है। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें, तो इसमें दो मेन एस्पेक्ट्स हैं जो मेजर जिसको हम कर सकते हैं। क्रिएटिविटी है, एक टेक्निकल नॉलेज है। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स रखते हैं। जैसे एनसीए लाहौर है या एनसीए, वो समझा जाता है कि ज़्यादा क्रिएटिविटी और इन चीज़ों पे फोकस करवाते हैं। जबकि यूईटी लाहौर की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, नो डाउट एनसीए में भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स वीक नहीं होता, लेकिन ज़्यादा फोकस उस पर होता है। तो सिमिलरली यूईटी लाहौर की अगर हम बात करें, वहाँ पे ज़्यादा फोकस इंजीनियरिंग वाली चीज़ों पे ज़्यादा होता है। आप ये समझें कि यूईटी वाले ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग होते हैं इंजीनियरिंग साइड के ऊपर, टेक्निकल साइड के ऊपर, लेकिन क्रिएटिविटी अगेन कुछ अपनी एफर्ट होती है, इंस्टीट्यूट होता है। बाकी इसके अलावा भी कुछ अच्छे इदारे हैं, जैसे बीएनयू है, कराची में कुछ इदारे हैं, एनईडी है। इसी तरह अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ असल जो ये है ना, इंसान के अपने ऊपर है। उसी इंस्टीट्यूट में अगर हम अपनी क्लास की बात करें या अपने, तो एक ही क्लास में कुछ 2 3 4 लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ असल ये अपने ऊपर है। कहीं से भी पढ़ा हो, अच्छा मेहनत की हो, एफर्ट की हो, तो वो बहुत अच्छा मार्केट में, फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो असल जो एफर्ट है, इंस्टीट्यूट मैटर्स, बट मोर मैटर्स कि आपकी एफर्ट कितनी है, आप कितने खुद पे ऊपर मेहनत करना चाहते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट से करें, अच्छे तरीके से करें, तो मेरा ख्याल है वो काफ़ी है। बिल्कुल सही बात है। टीचर्स आर ओनली देयर टू गाइड यू। एग्जैक्टली, बिल्कुल एट द ऐसे ही एंड है। ऑफ द डे एफर्ट आपने अपनी डालनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो ठीक है सर, आरिफ फिर से पूछ रहे हैं कि शुड आई गो फॉर आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन, क्या कहते हैं आप? ये बड़ी एक नॉर्मल हर बंदा ही कहता है वो करना चाहिए जो अंदर से, जिसको आप एंजॉय करते हैं। तो ये वही बात है, असल में ये दो डिफरेंट तरह की डोमेन्स हैं। नो डाउट जितने भी फ़िलहाल जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं ना, क्योंकि कुछ अर्सा पीछे चले जाएँ, इंटीरियर की डिग्री एग्ज़िस्ट नहीं करती थी, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो सारे आर्किटेक्ट्स ही हैं जो इंटीरियर भी डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि डिज़ाइन की बेसिक सेम रहती है। डिज़ाइन समझ आ गया, बनाना आ गया, तो अब उसके अंदर हमने क्या करना है, तो अब जो सिलेक्शन है ना कि हमें आर्किटेक्चर में जाना चाहिए, वो थोड़ा-सा इनको स्टडी में अपनी और स्टडी करना चाहिए कि आर्किटेक्चर एक्चुअली है क्या? मिसाल के तौर पर मैं अपनी अगर बात करूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जबकि मुझे पता नहीं था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन के करूँगा क्या? तो जब मुझे पता चला तो देन आई रियलाइज़ कि नहीं, ये तो नहीं है जो मैं सोच रहा था। तो असल ये है कि थोड़ा-सा रिसर्च वर्क करें, कि आर्किटेक्चर को स्टडी करें कि इसमें क्या-क्या काम होंगे, क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी और इंटीरियर में क्या करना होगा। तो अगेन जिसमें इंटरेस्ट बनता है उस तरफ जाना। आपने सर किस साल में ज्वाइन किया था यूईटी और ग्रेजुएट कब हुए थे? मेरा बैच था 2011 और अच्छा। 16 ग्रेजुएट हुआ था। उसके बाद मास्टर्स भी वहीं से किया और बस पिछले साल कुछ विजिटिंग फैकल्टी का हिस्सा बना। तो ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट का हिस्सा रहा और हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सर आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपके बारे में सुना था कि आपने एक बहुत ही छोटा सा और हम्बल सा स्टार्ट किया था और आज माशाल्लाह आपके पास एक, आई वुड से, पूरी फर्म है। नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का करम है, पहले तो ये है। और जब मैंने स्टार्ट लिया था ना, मैं आज भी समझता हूँ कि मैं शायद इस काबिल नहीं था जहाँ तक अल्लाह ताला ने मुझे पहुँचाया है। चलिए, दैट्स गुड टू नो। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, वील ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। हाजरा काशिफ फ्रॉम मुल्तान पूछ रही हैं कि डज अ बेसमेंट वीकन द ओवरऑल स्ट्रक्चर
of a house? नहीं, बल्कि बेसमेंट जो है वो स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रेंथ देता है स्ट्रक्चर को। इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन ये है कि अगर हम बात करें कि आपको पूरी बेस जो है ना कंक्रीट की बेस मिल जाती है। आप एक सॉलिड, इतना सॉलिड स्ट्रक्चर, दूसरे केस में क्या होता है कि डिफरेंट फाउंडेशन मिलके वो एक स्ट्रक्चर को उठा रही हैं। इस केस में एक पूरी फाउंडेशन ही है जो राफ्ट की फॉर्म में या बेसमेंट की फॉर्म में, तो ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है, कम नहीं करता। अच्छा, तो सर मैंने यूजुअली देखा है कि बड़े घरों में, केनाल के घरों में, मतलब पीपल कंसिडर हैविंग बेसमेंट्स। छोटा घर हो, 10 मरले का, इवन 5 मरले का, बेसमेंट फीसिबल रहती है? किसी हद तक नहीं। अच्छा। अगर हम दो तरह के देखें, एक तो है सबसे पहले कि रिक्वायरमेंट्स। अगर तो रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि वहाँ पे बेसमेंट की आप समझते हैं कि बेसमेंट के बिना गुजारा नहीं है, तो बिल्कुल वो तो आप 5 मरला के इससे छोटे में भी चले जाएं। लेकिन हमारा जो यहाँ पे एक बाई लॉज के बाद 5 मरला, अच्छा इसकी मज़े की बात बताता हूँ। इसमें ये है कि जितनी बेसमेंट का एरिया छोटा होता जाएगा उतनी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जो मैंने ठीक है, फिजिबल ना होने की वजह बताई है उसकी वजह यही है, उसमें कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाएगी। ठीक हो गया। तो बाकी अदरवाइज अगर रिक्वायरमेंट है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। बेसमेंट 5 मरला में भी बनती हैं, बनाई जा सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि हम उसको यूज़ क्या करने वाले हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मिस्टर असलम फ्रॉम लाहौर begins with अस्सलाम वालेकुम। कह रहे हैं कि आई सॉ एन एड ऑन टीवी रिसेंटली, इट वाज अबाउट अ न्यू काइंड ऑफ insulation paint. Does it really work? And are there any other ways to insulate the house? और पूछ रहे हैं कि does this mean कि सर्दियों में भी घर ज़्यादा ठंडा रहेगा? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बिल्कुल, इसकी बहुत सारी अब तो ऑप्शंस आ रही हैं इंसुलेशन के हवाले से, काफ़ी सारी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि वाइट पेंट जो बेसिकली इंसुलेशन पेंट आप जो बात कर रहे हैं सरफेस के ऊपर लगाया जाता है, बिल्कुल इट वर्क्स। अगेन उसके साथ हम, इसमें होता क्या है कि कुछ वो करता क्या, रिफ्लेक्ट कर देता है जो सन की रेज होती है उनको, लेकिन उसके बावजूद कुछ परसेंटेज होती है जो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, टोटल ख़त्म नहीं होती है। Of तो course. उसके अंदर फिर ये कि फर्दर इंसुलेशन दी जाती है। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसमें ये है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हो सकता है इसमें डिफरेंट तरह के पेंट्स डिफरेंट तरह से बिहेव करें, डिफरेंट तरह के इंसुलेशन डिफरेंट तरह से करें। लेकिन एक जनरल बात करें तो बाहर से हीट गेन सर्दियों में वैसे भी बहुत कम होता है। बाहर ज़्यादा ठंडक होती है, अंदर गर्म होता है। हाँ, तो सर्दियों में जो इंसुलेशन है उसका काम ये होता है कि अंदर की हीट को अंदर ही रखना। तो उसके फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है, क्योंकि बाहर से तो ऑलरेडी ठंडा है तो वहाँ से तो हीट आनी नहीं है। तो अंदर की हीट को रिटेन करने के लिए अगेन इंसुलेशन वर्क्स। वैसे भी इधर जब कोई घर बनाता है पाकिस्तान में तो गर्मी का सोच के बनाता है, हाँ सर्दी का सोच के हाँ नहीं। बिल्कुल। दूसरा ये है कि 9 मंथ्स तो तकरीबन गर्मी हम्म, रहती है, हम्म, तो ज़्यादा फोकस ये होता है। लेकिन हम्म, डेफिनेटली दोनों के लिए वो इंसुलेशन नुकसान नहीं देती है। ठीक हो गया। ये अननोन किसी यूज़र से आ रहा है, कह रहे हैं कि देयर इज़ अ कांस्टेंट सीपेज इन द हाउस। ऊपर वाले फ्लोर से स्टार्ट हुआ था और अब पूरे घर का पेंट खराब हो रहा है। समवन टोल्ड मी टू अप्लाई पट्टी। क्या इसमें सीपेज ठीक हो जाएगी? देखिए सीपेज एक्चुअली ये ऐसा है, ये सिम्टम है कि किसी जगह पे कुछ गलती है, कुछ काम में मसला आया हो। ये बेसिकली वर्कमैनशिप का इशू ज़ाहिर करती है, हम्म, या किसी जगह पे कोई लीकेज है जिसका इम्पैक्ट जो है ना वो उसका नज़र आ रहा है बाहर। तो सबसे पहले तो देखें, कुछ भी अप्लाई करने से पहले उसका सोल्यूशन देखें, उसको ट्रीट करें कि ये आई क्यों है। उसके ऊपर पेस्ट कर देने से सोल्यूशन नहीं है। तो उसकी वजह जानने के बाद आप उसको रिज़ॉल्व करें। रिज़ॉल्व करने के बाद उसके ऊपर जो भी अप्लाई कर लें वो आपकी सिलेक्शन है, चॉइस है। हाँ, उसको हाइड करने के लिए ये आजकल डिफरेंट तरह की वो शीट्स आई हुई हैं, वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कि फौरी उसको हाइड करना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जी सर, मेरा ख्याल है कि आपको किसी रिलायबल सोर्स के पास जाना चाहिए घर बनवाते वक्त, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप किसी ठेकेदार के पास चले जाएं, आपका काम तो वो करवा देगा, लेकिन अगेन अपने और अपनी फैमिली की जाने खतरे में। सीपेज इज़ समथिंग वी शुडंट टेक लाइटली। इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी इंटरफेयर कर सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, और काफ़ी सारे और बिल्कुल उसके इशू हो काउंटलेस सकते मतलब डिजीजेस, हैं ऐसे। बैक्टीरिया फॉर्म हो जाता है। ट्रू। तो ठीक है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। देखिए हम जब बात करते हैं, जैसे आपने भी कि कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार, असल में वो ठेकेदार जो बेसिक नॉलेज के बिना सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे काम कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो जिनको हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छी बात है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, जिनको नहीं आता फिर भी गुस्से हुए हैं, उनको ज़रा समझना चाहिए कि ये एक ज़िम्मेदारी वाला काम है। ठीक है। अच्छा सर, इम्तिसाल चौधरी एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे। ये थोड़ा ट्रिकी भी हो सकता है आपके लिए।
पूछ रहे हैं कि आर्किटेक्ट की सैलरी लड़ाई तो नहीं। ये पूछ जी रहे हैं जी। कि आर्किटेक्ट की सैलरी इतनी कम क्यों होती है? बेचारे 5 साल से मेहनत करते हैं और उनकी पे इतनी कम क्यों होती है? ये बेचारों के नसीब। एक्चुअली ये है कि हर चीज़ के अंदर ना, जब भी आप किसी ऐसी फील्ड में जाते हैं जो क्रिएटिविटी पे बेस्ड होती है, तो उसमें एक टाइम लगता है। ये मैं जो समझा हूँ स्टार्टिंग सैलरी, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ओवरऑल सैलरी कम होती है। तो स्टार्टिंग सैलरी बिल्कुल बहुत कम है। आज ही हमारी एक डिस्कशन भी हो रही थी जिसमें यही बात हो रही थी। एक तो ये है कि हमारी कम्युनिटी जो है, आर्किटेक्चरल कम्युनिटी है, उसके उसके ऊपर वर्किंग करनी हुँ। चाहिए। इसके ऊपर कुछ क्राइटेरिया रखना चाहिए कि ये क्राइटेरिया है, मिनिमम का ये क्राइटेरिया है। मिनिमम वेजेस एटलीस्ट वो तो दें जो एक मज़दूर लेता है। सर ऑल ओवर द देखिए, वर्ल्ड इनिशियल सैलरी कम होती है कि ये सर पाकिस्तान का ही इशू है? नहीं, आर्किटेक्ट्स जितनी भी क्रिएटिव फील्ड है ना, क्योंकि वो टाइम लगता है, 4 टू 5 ईयर जब आप इस काबिल होते हैं। अच्छा, ये सिर्फ क्रिएटिव भी नहीं है, टेक्निकल भी है। हुँ, तो इसमें आपकी एक्सपर्टीज, एक तो ना पेंटिंग्स करना है, कोई अच्छी पेंटिंग बना लेगा तो उसने एग्जीक्यूट नहीं होना। तो ये फील्ड ऐसी है कि जिसने एग्जीक्यूट भी होना है। हुँ, तो हुँ। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आप समझ लें कि ये 5 इयर्स डिग्री नहीं है, आप उसके बाद 5 साल भी आप सीख रहे होते हो। उसके बाद मैं समझता हूँ कि आप इस काबिल होते हो कि आप एक अच्छे आर्किटेक्ट और अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो। और जिसने अच्छा करना है वो पहले 5 साल में खुद को जिधर पहुँचाना है, वो डायरेक्शन, वो प्रोजेक्शन जो है ना, वो पकड़ लेता है। ठीक है। अच्छा सर, गुफरान साहब फ्रॉम लाहौर कह रहे हैं कि आई रिसेंटली बॉट अ प्लॉट इन डीएचए फेज़ 8. I have a contract with the firm and they will start soon. It later came to my attention that it is a west facing plot and harsh summer evening sunlight will be a problem. I asked the ठीक है। contractor, but he wasn't of much help. Any solution to this problem? वेस्ट फेसिंग। West facing, harsh sunlight, और कॉन्ट्रैक्टर अब नहीं, कुछ नहीं कह रहा. असल में कॉन्ट्रैक्टर का तो काम भी नहीं है ना। कॉन्ट्रैक्टर तो एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा होता है कि जो डिज़ाइनर ने उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, उसका काम है कि सिर्फ और सिर्फ उनको फॉलो करना। तो कॉन्ट्रैक्टर की डोमेन है भी नहीं। जो डिज़ाइन अब अप्रूव हुआ है, असल में ये डिज़ाइनर का जिम्मेदारी है कि जब एक डिज़ाइन कर रहा है तो ये सोलर ओरिएंटेशंस को कंसीडर करे, सन की प्रोजेक्शंस को, उसके जो पाथ है उसका कंसीडर करते हुए। लाजमी बात है कि अगर, लेकिन एक चीज़ है कि अगर हमारा जो फ्रंट है और वो वेस्ट फेसिंग है, तो फ्रंट पे हमारी वो स्पेसेस आ रही होती है। नॉर्मली ड्राइंग रूम होगा, लॉबी होगी, ऊपर एक बेडरूम होगा, इनको तंगी होगी। और उसमें एलिवेशन के अंदर एलिमेंट्स ऐसे यूज़ किए जा सकते हैं कि जो हमें इस सन से बचा सकते हैं। अगेन वो एलिवेशन डिज़ाइन डिटेल में जाएंगे कि शेड्स काम नहीं करेंगे, बेसिकली वर्टिकल एलिमेंट्स दिए जाएंगे, तो उससे इससे बचा जा सकता है। ठीक है. सर थैंक यू सो मच. थैंक यू सो दिस मच। वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव लाइव सेशन और आई एम सॉरी हम सारे क्वेश्चंस नहीं आंसर कर सके. वी विल नोट देम डाउन. काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में वी विल कवर दोज एज वेल. इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू जी, joining us. थैंक यू। जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम.